हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RJ19 स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शांकों परिच्छेद के बारे में। शांकों परिच्छेद क्या है? तो देखिए दोस्तों, एक समतल में एक स्थिर रेखा और उसके साथ अल्फा कोण बनाने वाली एक चलित रेखा का जो बिंदु पथ होता है वो एक द्विशंकु का निर्माण करती है। स्थिर रेखा को अक्ष कहते हैं और चलित रेखा को जनक कहते हैं। स्थिर रेखा चलित रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे अर्धशीर्ष कोण कहते हैं। तो इस प्रकार द्विशंकु का निर्माण होता है। द्विशंकु में ये अक्ष है, जी जनक रेखा है और ये शीर्ष बिंदु कहलाता है। द्विशंकु को एक समतल द्वारा काटने पर विभिन्न प्रकार के प्रतिच्छेद प्राप्त होते हैं, जिन्हें शांकों परिच्छेद कहते हैं। शांकों परिच्छेद दो प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। पहली स्थिति जब समतल शीर्ष से गुजरता हो और दूसरी स्थिति जब समतल शीर्ष से नहीं गुजरता हो, यानी कि अलग अलग कोणों के साथ शंकु को काटता हो। तो हम परिभाषा पढ़ लेते हैं कि एक द्विशंकु को एक समतल द्वारा अक्ष के साथ भिन्न भिन्न कोण से काटने पर प्राप्त परिच्छेद शांकों परिच्छेद कहलाते हैं। शांकों परिच्छेद प्राप्त करने की दो स्थिति है। पहली स्थिति कि जब समतल शीर्ष से गुजरता हो। जब समतल शीर्ष से गुजरता है तो प्रतिच्छेदन शीर्ष से गुजरने वाली एक सरल रेखा युग्म होती है, यानी कि हमें सरल रेखाएं प्राप्त होती है। अब ये सरल रेखाएं कैसी होगी? इनकी जो स्थिति है वो थीटा तथा अल्फा के मान पर निर्भर करती है। वास्तविक तथा भिन्न रेखाएं प्राप्त होगी यदि अल्फा का मान थीटा से बड़ा है। संपाती होगी यदि अल्फा बराबर है थीटा के। काल्पनिक होगी यदि अल्फा का मान थीटा से कम है। दोस्तों, इसे हम इस प्रकार याद रख सकते हैं कि जैसे आप द्विघात समीकरण के मूलों को याद रखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल यदि b² - 4ac बड़ा है 0 से तो वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। b² - 4ac बराबर है 0 के तो वास्तविक तथा बराबर मूल प्राप्त होते हैं और b² - 4ac छोटा है 0 से तो हमें काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हम थीटा को 0 कंसीडर करते हैं तो अल्फा का मान 0 से बड़ा है तो रेखाएं वास्तविक तथा भिन्न होगी। अल्फा का मान 0 के बराबर है तो यानी कि मूल बराबर यानी संपाती रेखाएं प्राप्त होगी। अल्फा का मान 0 से छोटा है यानी हमें काल्पनिक रेखाएं प्राप्त होगी। पहले स्थिति के बाद हम बात करते हैं सेकंड स्थिति की, जब समतल शांकों को शीर्ष से अतिरिक्त काटे। अब ये शीर्ष से अतिरिक्त चार प्रकार से काट सकता है। पहली स्थिति जब शांकों को इस लंबवत काटे तो हमें एक वृत्त प्राप्त होगा। जब ये शांकों को जनक रेखा के समांतर काटे, जनक रेखा के समांतर काटे तो हमें परवलय प्राप्त होगा। जब ये शांकों को इस प्रकार से काटे कि थीटा का मान अल्फा से बड़ा हो तो हमें दीर्घवृत्त प्राप्त होगा। और ये शांकों को इस प्रकार से काटे कि थीटा का मान अल्फा से छोटा हो, यानी कि शांकों की दोनों ही शंकु को ये काटता हो तो हमें अति परवलय प्राप्त होता है। यहाँ से एक अति परवलय का एक भाग और यहाँ से एक अति परवलय का एक भाग। तो इस प्रकार शांकु परिच्छेद प्राप्त होते हैं। तो स्थिति 2 से आप देख सकते हैं कि यदि समतल शंकु के शीर्ष से नहीं गुजरता है तो प्रतिच्छेदन वक्र होगा। प्रतिच्छेदन वक्र वर्त होगा यदि थीटा बराबर है 90 डिग्री की। दीर्घवृत्त होगा यदि अल्फा का मान थीटा से छोटा है। परवलय होगा यदि अल्फा का मान थीटा के बराबर है। अति परवलय होगा यदि अल्फा का मान थीटा से बड़ा है। वृत्त के लिए कंडीशन है कि थीटा का मान 90 डिग्री हो, यानी कि समतल जो है अक्ष के लंबवत काटता है। अल्फा का मान थीटा से छोटा है, इसका मतलब होता है कि दोनों जनक रेखाओं को काटे। दोनों जनक रेखाओं को काटे। ये कैसे काटता है वो आप देख लीजिए कि थीटा का मान अल्फा से बड़ा है। ये थीटा का मान ये ऐसा कंडीशन करते हैं, ये अल्फा के बराबर और ये अल्फा से बड़ा। अल्फा से बड़ा है। आप देख सकते हैं दोनों जनक रेखाओं को
समतल काट रहा है तो एक दीर्घवृत्त का निर्माण होता है। तीसरी कंडीशन हम पढ़ते हैं परवलय की, कि अल्फा का मान थीटा के बराबर है तो समतल जनक रेखा के समांतर होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये अल्फा का मान है। अब ये प्रतिच्छेदन कोण थीटा के बराबर हम लेते हैं तो ये जनक रेखा के समांतर समतल होना चाहिए। जनक रेखा के समांतर जब समतल होगा तो ये प्रतिच्छेदन जो प्राप्त होगा, जो हमें सांको परिच्छेद प्राप्त होगा, वो एक परवलय का प्राप्त होगा, जिसका अक्ष जो है वो जनक रेखा के समांतर होगा। फिर हम बात करते हैं अति परवलय की। अति परवलय में थीटा का मान अल्फा से छोटा होता है तो ये दोनों शंकुओं को काटता है। समतल जो है दोनों शंकुओं को काटता है। तो आप देख लीजिए कि थीटा का मान अल्फा से छोटा है, ये थीटा का मान अल्फा के बराबर, थीटा का मान अल्फा से छोटा है तो ये दोनों सांकों को काट रहा है। तो दोनों सांकों को काटने पर हमें अति परवलय की स्थिति प्राप्त होती है। ये ऐसे एक अति परवलय का भाग यहाँ से बनेगा और एक अति परवलय का भाग यहाँ से बनेगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार सांकों को दो अलग अलग स्थितियों में काटने पर हमें अलग अलग सांको परिच्छेद प्राप्त होते हैं। अब सांको परिच्छेद की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि एक गतिशील बिंदु P का बिंदुपथ जो एक समतल में इस प्रकार गमन करता है कि उसकी समतल में स्थित स्थिर बिंदु S तथा एक स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव अचर रहता है, सांको परिच्छेद कहलाता है। कोई बिंदु P समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी स्थिर बिंदु से दूरी तथा एक स्थिर रेखा से दूरी का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है तो उसे सांको परिच्छेद कहते हैं। ये होती है सांको परिच्छेद की परिभाषा। स्थिर बिंदु जो होता है वो नाभि कहलाती है और स्थिर रेखा जो होती है वो नियता कहलाती है। नाभि तथा नियता का अनुपात यानी कि स्थिर बिंदु से किसी बिंदु की नाभि से दूरी और नियता से दूरी का जो अनुपात है वो उत्केंद्रता ई कहलाती है। उत्केंद्रता ई कहलाती है। अब आप इसे देखिए कि स्थिर बिंदु जो है उसे हम नाभि कहते हैं, स्थिर रेखा को नियता कहते हैं और अचर अनुपात जो है उत्केंद्रता ई कहलाता है। सांको का जो अक्ष होता है वो नाभि से गुजरने वाली तथा नियता के लंबवत रेखा कहलाती है और शीर्ष जो होता है सांको परिच्छेद यानी कि वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय तथा अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु शीर्ष कहलाता है। जीवा जिस प्रकार वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा कहलाती है, उसी प्रकार सांकों पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। केंद्र किसे कहते हैं? सांको परिच्छेद की प्रत्येक जीवा एक बिंदु पर संधिभाजित होती है, वह बिंदु सांको परिच्छेद का केंद्र कहलाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सांको परिच्छेद का व्यापक समीकरण के बारे में। परिभाषा से हमें मालूम है कि कोई समतल में बिंदु P इस प्रकार गतिमान करता है कि उसकी समतल में स्थित बिंदु से दूरी तथा समतल में स्थित रेखा से दूरी का जो अनुपात है वो स्थिर होता है, उसे हम सांको परिच्छेद कहते हैं। तो परिभाषा अनुसार हम लिख सकते हैं कि उत्केंद्रता E इज इक्वल टू PS अपॉन PM। PS यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी है और PM एक रेखा पर बिंदु से डाले गए लंब की दूरी है। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं P तथा Q के बीच की दूरी होती है अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि बिंदु P से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई होती है मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस के c अपॉन अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं PS स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर और PM स्क्वायर। तो PS स्क्वायर यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी और PM स्क्वायर यानी कि बिंदु P से रेखाखंड पर डाले गए बिंदु P से नियता यानी रेखा पर डाले गए लंब की दूरी। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे हल करने पर
यहाँ पर h और k के विभिन्न मान लेने पर, यानी कि P का बिंदु पद जो है वो एक शांकों का परिच्छेद होगा। शांकों परिच्छेद का क्या होगा? समीकरण होगा। बिंदु P का बिंदु पद शांकों परिच्छेद का समीकरण होगा। तो h और k के मान हम x और y रखते हैं तो हमें शांकों परिच्छेद का व्यापक समीकरण प्राप्त होता है। इसे हल करने पर एक व्यापक द्विघात समीकरण प्राप्त होता है जहाँ a, h, b, g, f और c कांस्टेंट राशि होती है। इस समीकरण को व्यापक द्विघात समीकरण कहते हैं। व्यापक द्विघात समीकरण में a, h, b, g, f और c इन कांस्टेंट राशियों के मान के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि शांकों परिच्छेद सरल रेखा है, समांतर रेखा है, लंबवत रेखा है, वर्त है, दीर्घवृत्त है, परवलय है, अतिपरवलय है या आयतीय अतिपरवलय है। दोस्तों, इनमें आप सबसे पहले डेल्टा का मान ज्ञात करते हैं। डेल्टा का मान होता है ABC HGF। इस प्रकार आप सारणी याद कर लीजिए। इसको खोलने पर ये मान हमें प्राप्त होता है। इसका मान 0 के बराबर और 0 के बराबर नहीं प्राप्त होता है। तो फिर हम कंडीशन लगाते हैं कि यदि डेल्टा का मान 0 प्राप्त होता है और h² इज नॉट इक्वल टू AB, तो शांकों की प्रकृति दो सरल रेखाएं होती है। और h² इज इक्वल टू AB होता है तो दो समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। और a प्लस b इज इक्वल टू 0 होता है तो दो लंबवत रेखाएं प्राप्त होती है। और इसी प्रकार डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो a बराबर b और h बराबर 0 हो तो शांकों वृत्त होगा। h² इज लेस देन AB तो शांकों दीर्घवृत्त होगा। h² इज इक्वल टू AB तो शांकों परवलय होगा। h² ग्रेटर देन AB तो शांकों अति परवलय होगा। और h² ग्रेटर देन AB एंड a प्लस b इज इक्वल टू 0 तो शांकों आयतीय अति परवलय होगा। अब हम बात करते हैं शांकों परिच्छेद के विभिन्न रूप के बारे में। शांकों परिच्छेद नाभिक S की नियता के सापेक्ष स्थिति तथा उत्केंद्रता E के मान पर निर्भर करते हैं। इसमें दो स्थिति होती है जिस प्रकार हम शांकों के परिच्छेद करते हैं एक समतल द्वारा। पहली स्थिति होती है समतल बिंदु O शीर्ष से गुजरता है और दूसरी स्थिति होती है शीर्ष से नहीं गुजरता है। इसी प्रकार यहाँ पर नाभि S की नियता के सापेक्ष स्थिति और उत्केंद्रता E के मान के आधार पर दो स्थिति उत्पन्न होती है। पहली स्थिति जब नाभि नियता पर स्थित हो तो शांकों परिच्छेद एक रेखा युग्म प्रदर्शित करता है। ये रेखाएं वास्तविक तथा भिन्न होगी। यदि E ग्रेटर देन 1 संपाती होगी, E बराबर 1 काल्पनिक होगी, E लेस देन 1। इन स्थिति को आप द्विघात समीकरण के वियुक्त कर की प्रकृति के आधार पर समझ सकते हैं कि जिस प्रकार b² माइनस के 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और भिन्न होते, उसी प्रकार आप याद कर सकते हैं कि E का मान 1 से बड़ा है तो वास्तविक तथा भिन्न रेखाएं होगी। E का मान 1 है तो संपाती होगी। E का मान 1 से छोटा है तो काल्पनिक होगी। यदि एक रेखाएं समांतर होगी, यदि नियता अनंत पर हो, नियता अनंत पर हो तो रेखाएं समांतर होगी। स्थिति 2 की बात करते हैं। जब नाभि नियता पर स्थित ना हो तो उत्केंद्रता E के विभिन्न मानों के लिए शांकों परिच्छेद होगा। वृत्त के लिए उत्केंद्रता E का मान 0 होता है। दीर्घवृत्त के लिए E का मान 1 से कम होता है। परवलय के लिए E का मान 1 होता है। अति परवलय के लिए E का मान 1 से बड़ा होता है। अब हम सारांश पढ़ते हैं कि शांकों की प्रकृति, उत्केंद्रता, प्रतिच्छेदन कोण थीटा तथा अल्फा में संबंध और व्यापक द्विघात प्रतिबंध, हम तीनों कंडीशन को एक साथ अध्ययन करते हैं। शांकों की प्रकृति आप क्रम ऐसे याद रखिए: वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय, वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय। उत्केंद्र का मान होगा वृत्त की आकृति 0 के इक्वली होती है लगभग, तो हम उत्केंद्रता E बराबर 0 लिखेंगे। ऐसे हम याद रख सकते हैं कि वृत्त 0 के समान होता है तो उसकी उत्केंद्रता भी 0 होगी। फिर दीर्घवृत्त की जो उत्केंद्रता होती है वो 1 से छोटी, परवलय की 1 से बराबर और अति परवलय की 1 से बड़ी होती है। और आयतीय अति परवलय की 1 से बड़ी यानी कि E का मान √2 होता है। अब प्रतिच्छेदन कोण की बात करते हैं।
वृत्त में प्रतिच्छेदन कोण थीटा का मान 90 डिग्री होता है और दीर्घवृत्त के लिए थीटा का मान अल्फा से बड़ा होना चाहिए, यानी कि अल्फा का मान थीटा से छोटा होता है। परवलय के लिए अल्फा का मान थीटा के बराबर होना चाहिए। अति परवलय के लिए अल्फा का मान थीटा से बड़ा होना चाहिए और अति परवलय के लिए अति परवलय के लिए अल्फा का मान थीटा से बड़ा होना चाहिए। फिर बात करते हैं व्यापक द्विघात प्रतिबंध के बारे में। वृत्त के लिए a बराबर b और h बराबर 0 होना चाहिए। दीर्घवृत्त के लिए h स्क्वायर लेस देन ए बी, परवलय के लिए h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, अति परवलय के लिए h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी और अति परवलय के लिए h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी एंड a प्लस बी इज नॉट a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इन सभी कंडीशन में डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस सारणी में एक खास बात है कि आप देखिए लेस देन लेस देन लेस देन, इक्वल इक्वल इक्वल, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, ये एक विशेष रूप में सभी डाटा को इकट्ठा किया गया है। आप ध्यान से इनको याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। उसके साथ ही अपना एक टॉपिक रह जाता है, वो देख लेते हैं कि वास्तविकता भिन्न, यानी रेखाएं वास्तविकता भिन्न होगी तो इसके लिए ई का मान क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। संपाती होगी ई का मान 1 होता है। काल्पनिक होगी ई का मान 1 से छोटा होता है। समांतर होगी नियता अनंत पर हो और वास्तविकता भिन्न के लिए अल्फा का मान थीटा से बड़ा हो। संपाती के लिए अल्फा बराबर थीटा हो। काल्पनिक के लिए अल्फा लेस देन थीटा हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।